नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीएन को देखने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बेसिकली द प्रोजेक्टाइल मोशन टू द बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें हमारे लिए सबसे अहम जो चीज़ होगी दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? एक प्रोजेक्टाइल से बुनियादी तौर पे क्या मुराद है? तो हम सब जानते हैं कि when an object which is projected in such a way that it moves along x-axis as well as moves along y-axis, इसका मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी डिस्टेंस कवर करे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी वर्टिकल के अलॉन्ग भी मोशन रखे। तो कॉमन सेंस की बात है कि उसकी वेलोसिटी के फिर कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट उसको वाई एक्सिस अलॉन्ग लेकर जाएगा। तो उसकी जो मोशन होगी इट इज टू डायमेंशनल मोशन। सो सच एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है। अब फुटबॉल, हम एक फुटबॉल की अगर एग्जांपल लें तो फुटबॉल जिसे किक किया जाए तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिएगा, इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम वी कुड सी दैट देयर इज अ फुटबॉल व्हिच इज किक्ड। जब इसे किक किया गया इट वाज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स थे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यू कुड सी दैट इट हैज फॉलोड दिस पैराबोलिक पाथ जिसमें वाई एक्सिस के लॉन्ग भी गया और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी गया। तो इस मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो फुटबॉल व्हिच इज किक्ड मूव्स अलोंग टू डायमेंशन, said to be a very good example, a very simple example। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की कितनी टाइप्स होती हैं? अब हमारी बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक में दो प्रोजेक्टाइल हैं। एक को लीनियर प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है, वी कॉल इट लीनियर प्रोजेक्टाइल, एंड द अदर वन वी कॉल ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। लीनियर प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल इट्स ओवर हियर। आप देख सकते हैं एक बॉल है जिसे लीनियरली प्रोजेक्ट किया गया अलोंग एक्स एक्सिस बट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h। एक खास हाइट h से हमने इसे प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसकी वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा विच वुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एट दिस पॉइंट वुड बी इक्वल टू 0। ये फॉरवर्ड मूव करेगा। आप क्या कहते हैं, क्या इसको सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना चाहिए? जी नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ही एयर में आता है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से इसका पाथ कर्व्ड पाथ बन जाता है और वो आगे भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता, साथ साथ वो कुछ हाइट से नीचे भी आता। तो ऐसी मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। ये फर्स्ट केस है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम अ सर्टेन हाइट हॉरिजॉन्टली। एंगल क्या था? एंगल इसका 0 था because it was projected straight along x-axis। ये हमारा फर्स्ट केस था। इसको इंशाल्लाह अभी थोड़ी बार डिटेल में देखेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। अब ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल मैंने भी आपको दी, जो ये यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर एक बॉल को हम एक एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करें, दिस एंगल थीटा इज सेड दैट कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंगल थीटा बनाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, द वन कंपोनेंट विच इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से बॉडी एक पैराबोलिक पाथ को अटेन करेगी, वो एक खास हाइट तक भी जाएगी, खास रेंज भी कवर करेगी। इसे हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहते हैं और हम सब जानते हैं कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल विच मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए विद एक्स एक्सिस, ताकि उसके दोनों कंपोनेंट उसके पास मौजूद हों। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप लीनियर प्रोजेक्टाइल की बात पहले होगी। लीनियर प्रोजेक्टाइल की डायग्राम अभी आप सबने देखी कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट लॉन्च किया जाए तो फिर वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करती है। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इज द कीवर्ड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट वुड बी 0 फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसे खास हाइट से लॉन्च किया जाएगा लीनियरली, तो हमारे पास लीनियर प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो मुकम्मल तौर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, क्योंकि आप जानते हैं एंगल 0 था तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हो नहीं सकता।
तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली इट वाज 0. आई कुड सिंपली से दैट देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ये सारे पॉइंट छोटे छोटे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको राइट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, कहीं अपने ज़हन में बिठा लें, क्योंकि इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए लीनियर प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसकी जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में क्या था, तो दैट वाज 0. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इग्नोर कर देते हैं एयर फ्रिक्शन को. ठीक है, जब आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे तो उसका मतलब देयर विल बी नो फोर्स देयर टू चेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली फोर्स 0 हो गई है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सलेशन नहीं होगी, विच मीन्स दैट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, जो शुरू में होगा, वही बाद में होगा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा. इसका मतलब हम इसको वी आई एक्स, वी एफ एक्स या सिंपली वी एक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इट विल नॉट चेंज. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एयर फ्रिक्शन को वो कभी भी नहीं बोलेगा कि इग्नोर है. आपको पता होना चाहिए कॉमन सेंस में कि अगर एयर फ्रिक्शन ना भी वो बोले तो हमें पता है कि एयर फ्रिक्शन को हम लोग इग्नोर करते हैं. तो हमसे क्वेश्चन कर सकता कि बताइए कौन सा कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो कि थ्रू आउट द मोशन कभी चेंज नहीं होता. तो आपने याद रखना दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब मैं जो पहले वाली स्लाइड थी उस पर जाके पॉइंट 2 मार्क कर देता हूं आपके लिए. हम बात कर लेते हैं, सपोज करें ये पॉइंट 2 है, ठीक हो गया. अब इस पॉइंट 2 पे देखते हैं. एट पॉइंट 2 द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज ग्रेविटी. ग्रेविटी एक्ट कर रही है. आप सब जानते हैं ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है. इसका मतलब यकीनन डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट को जनरेट कर देगी. इट विल जनरेट द वर्टिकल कंपोनेंट देयर विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. देखिए जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटी तो एक्ट करिए डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट. वेलोसिटी का जो स्टार्ट में 0 था वो बढ़ता जाएगा और ऑलमोस्ट कहा जाए तो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड उसमें इंक्रीमेंट आएगा इन एवरी सेकेंड. एंड इट बिकम्स, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा एंड इट बिकम्स मैक्सिमम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. यानी ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो चुका होगा. और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड कर रही है. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट. अब मजे की बात है कि ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं that it cannot change. ये हमारे पास it will remain same. हमने देख लिया ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो अगर ये सेम रहेगा तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी है इट विल रिमेन द सेम. अगर ये सेम रहेगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वो इसकी वजह से तो चेंज हो ही नहीं सकती. अब वर्टिकल कंपोनेंट हमने अभी देखा लीनियर प्रोजेक्टाइल में, बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो ये हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी. इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से hence it also increases the velocity as well. वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर देता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चूंकि vy keeps on increasing, so velocity keeps on increasing. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं. इस पॉइंट पर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 है. इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. वर्टिकल कंपोनेंट बिगिनिंग में 0 था. एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स 0 है. एयर फ्रिक्शन इग्नोर हो चुकी है. देयर इज नो एक्सलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. सो अब देखते हैं बाकी चीजें. पेपर में अक्सर ये आ जाता है कि हमने अगर इस वर्टिकल डिस्टेंस को, जो हाइट की अटेन करेगा ऊपर से नीचे आते हुए, जो हाइट की अटेन करेगा, अगर हमें इस हाइट को मालूम करना हो तो हम कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं? तो रिलेशन टू फाइंड वाई, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t. तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये बात जानते हैं कि इनिशियल वर्टिकली जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो 0 था बिगिनिंग में. वी विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट आपके पास वेलोसिटी का 0 था. एक्सलेशन आपके पास आप सब जानते हैं दैट इज इक्वल टू g. उसको हम g लेते हैं. जब वैल्यू को प्लेस करेंगे ये चीज 0 हो गई है और हमारे पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू हाफ gt². यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर. तो डिफरेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं. आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस हवाले से. अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ हाइट
ऑफ 100 मीटर, तो कीवर्ड है हॉरिजॉन्टली। तो ये लीनियर प्रोजेक्टाइल हो गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ये इनिशियल वेलोसिटी कॉमन सेंस की बात है, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल तो जीरो है। तो वो कह रहा है हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस इट विल कवर इन 3 सेकेंड्स। तो आपने भी देखा कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है y, उसको मालूम करने के लिए वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द टाइम। तो टाइम हमें दिया हुआ है, हमें इससे भी कोई कंसर्न नहीं है, हमें इससे भी कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मेन कंसर्न जो है दैट इज बेसिकली द टाइम। हम इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आंसर विल कम आउट टू बी 45 मीटर विच इज द डेल्टा ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मालूम करना है, इसे प्रोजेक्टाइल की रेंज भी कहते हैं। क्योंकि रेंज क्यों कहते हैं? बुनियादी तौर पर प्रोजेक्टाइल को हमने किसी खास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर फेंकना होता है दूर, तो इसीलिए मकसद वो होता है, इसलिए हम इसको रेंज कहते हैं। तो अगर आपको x मालूम करना है, तो रिलेशन टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर्ड बाय द लीनियर प्रोजेक्टाइल, तो x डिस्टेंस के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे vx इंटू टी। अब t कहां से आएगा? अभी आपने इसी इक्वेशन से ये जो इक्वेशन मेरे पास है, यहां से अगर मैं टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो बड़ा आसानी से हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिया होगा, क्लियर हो गए, तो आप y पुट करें, g आपके पास पहले ही मालूम होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकाल के आप यहां पुट करेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये वही है जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। दिस इज द वेलोसिटी, जो शुरू में जो वेलोसिटी दी गई है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। आप इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस। अ क्रो ड्रॉप्स अ पेबल flying horizontally at a speed of 10 meter per second and at a height of 5 meter. At what horizontal distance away from its point of projection it hits the ground? इसका मतलब यकीनन वो रेंज की बात कर रहा है, x की बात कर रहा है। हम वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, हम इसे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टाइम, √2 h ओवर g। h आपके पास 5 है, यहाँ पर g की वैल्यू प्लेस की जाएगी, हमारे पास आंसर 1 सेकेंड आ गया। टाइम को हम वी विल प्लेस ओवर हेयर, देन वी विल फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर। सो डेल्टा इज द आंसर। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। मजीद प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस बुक को कंसल्ट करेंगे इस हवाले से। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल में। ज्यादातर सवाल एंटी डिस्क में वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से पूछे जाते हैं। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, ये मैं आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से लॉन्च किया जाए कि उसका एंगल 0 से बड़ा हो, तो फिर उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, VIX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और VIY वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल इसको x एक्सिस के लॉन्ग लेके जाएगा, और ये जो पाथ ऑब्टेन करेगा that would be a parabolic path, curved path like this one। अब मजे की बात ये कि ऊपर जाते हुए, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, एयर फ्रिक्शन हमने इग्नोर कर दी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन द सेम। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट बिगिनिंग में मैक्सिमम था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये एरो छोटा होता जा रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया, मगर याद रखिएगा इस पॉइंट पर Vx इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं हुआ। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सिर्फ एक कंपोनेंट 0 है, दूसरा 0 नहीं हुआ। अब जब वो ऊपर जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया। जब बॉडी वापसी का सफर स्टार्ट करेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, और याद रखिएगा इस पॉइंट पर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी वही हो चुकी होगी जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर थी। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर 100 मीटर पर सेकंड थी, तो यहां पर भी 100 मीटर पर सेकंड ही होगी। आइए देखते हैं प्रोजेक्टेड विद सम एंगल थीटा व्हिच मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ताकि उसके दोनों कंपोनेंट्स बन जाए हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट हैज बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी था, यू वर हैविंग द वर्टिकल कंपोनेंट एज वेल। अब ये बात हम जानते हैं कि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, व्हिच मींस दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू द मोशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कोई VI cos of थीटा यूज हो सकती है, क्योंकि एंगल आपको दिया होगा fx
इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि फ्रिक्शन आपने इग्नोर कर दी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर पेपर में पूछा जाए दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या, तो वो हमेशा जीरो होगी। वी आई वाई, शुरू में वी आई अब जीरो नहीं था, वी आई साइन ऑफ थीटा, वी वाई क्या होगा, थ्रू आउट चेंज होगा, ऊपर जाते हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर जाते हुए डिक्रीज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और जब वापस आ रहा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता बढ़ता दोबारा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड अपनी असल वैल्यू को दोबारा अटेन कर चुका होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के हवाले से ये सारे जो मैंने बातें आपसे शेयर की, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप देम इन द माइंड। while moving upward, जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी, वर्टिकल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा एंड बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यू टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो फोर्स अपोज कर रही होगी वर्टिकल मोशन को, तो वो डिक्रीज करेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, इनमें से कौन सा जीरो होगा? क्या वेलोसिटी जीरो होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या कहते हैं, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो थ्रू आउट चेंज ही नहीं होता, इसका मतलब चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं हो सकती। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही जीरो होगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा ही अहम नुकता है। देखिए आमतौर पे क्या होता है, हम सबको पढ़ाया जाता है, हमारे रिफ्लेक्स क्वेश्चन में ये बात बैठ चुकी होती है कि किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कहा जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। बच्चों ये तब है जब बॉडी को लीनियरली सिर्फ ऊपर भेजा जाएगा। यहां पर क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है, बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है, तो याद रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। तो जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी मुकम्मल तौर पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसकी भी कुछ सिलसिला प्रैक्टिस करते हैं। मैंने इसके हवाले से, क्योंकि ये आमतौर पे हमारी बुक में ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती और एंट्री टेस्ट में सवाल बड़ी अहमियत के हामिल है, फांगैट में, ई कैट में और इवन एमडी कैट में भी अब इसको ऐड कर दिया गया, तो ये टॉपिक बड़ा अहम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर हम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैं रिपीट कर देता हूं, द वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, वो मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ऐसा हो सकता है पेपर में वो हमें कुछ ऐसा सवाल पूछ ले कि बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन कहीं जीरो नहीं हो सकती। अब इस हवाले से कुछ और चीज देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स बन गए, एक पार्ट बन गया हॉरिजॉन्टल पार्ट ड्यू टू Vx, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो एक्स पार्ट की वजह से है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड कर रही है। हम सब जानते हैं कि Vx कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब दिस पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल नेवर चेंज। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल जीरो हो जाएगी। वर्टिकल क्यों जीरो हो जाएगी? कोई साफ सी बात है, वर्टिकल में अगर मैं बात करूं वर्टिकल पार्ट Vy की वजह से है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब जब वर्टिकल वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होगी, तब भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पॉइंट पर, वो हॉरिजॉन्टल की वजह से होगी एट दैट पॉइंट। वर्टिकल की वजह से काइनेटिक एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी वाई स्क्वायर है। जो ऊपर जाते हुए कॉमन सेंस की बात है, वी वाई चूंकि डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर रही होगी, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट एज वी वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस पार्ट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी गई हो और हमें ये पता चल जाए कि उस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में कितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल का है और कितना हिस्सा वर्टिकल का है, तो हम आसानी से हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल वाला काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी द काइनेटिक एनर्जी, द पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें मैंने कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए डिजाइन किए, आइए देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल, ताकि इस क्वेश्चन को देख के हमें ज्यादा अच्छी से समझ आ जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में 200 जूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट वाज 200 जूल। तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब आमतौर पर बच्चा जिसने एंटीटेस्ट की सही प्रिपरेशन नहीं की होती और वैसे ही चला जाता, अनप्रिपेयर्ड होता, वो फौरन से पहले काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिखेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि यार हाईएस्ट पॉइंट पर तो वेलोसिटी जीरो जाती है, और यकीनन वो पोटेंशियल एनर्जी को आंखें बंद करके 200 जूल लिख देगा, विच इज सेट टू बी अल्फा ऑप्शन। तो बच्चा इसको सिलेक्ट कर लेगा, विच आई थिंक इज रॉन्ग। हम सब जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा नहीं है। तो अब क्या करें, मैंने आपके लिए शॉर्टकट रिलेशंस बना दिए काइनेटिक एनर्जी के या पोटेंशियल एनर्जी के एट द पीक। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको एंगल 45 दिया हुआ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी इनटू कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा 45, कॉस 45 हमारे पास होता है 1/√2 स्क्वायर आ गया, तो आपके पास अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 200 थी, डिवाइडेड बाय 2 हुआ, द आंसर इज 100 जूल। इस तरह से हम बड़ी आसानी से कहें तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब अगर हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वायर थीटा। एंगल फिर 45 है, अब साइन इन्वॉल्व है, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है, तो आप वहां पर 45 पुट करेंगे, साइन 45 भी इत्तेफाक आप सब जानते हैं 1/√2 आता है, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 इट विल आल्सो इक्वल टू 100 जूल। ये दोनों फॉर्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी बुक के ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन में जब मूव कर रहा होता है तो एक खास वर्टिकल हाइट पर जाता है। तो हाइट अटेन्ड बाय द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस टॉप ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, दैट इज नोन एज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसका रिलेशन हमने बहुत दफा प्रूव किया, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब वेलोसिटी के साथ अगर इसका रिलेशन देखा जाए, दैट विल बी हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दूं तो हाइट यकीनन मेरे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इट मींस more is initial velocity, more will be the height is gonna gain। g के साथ इसका रिलेशन क्या बनता, दैट इज इनवर्स। देखिए g मून, अगर हम जमीन की बात करें, अर्थ की बात करें और मून का कंपैरिजन करें, तो अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए पहले अर्थ पर और फिर मून पर लॉन्च किया जाए, तो मून पर आप सब जानते हैं ग्रेविटी जमीन से बहुत कम होती है, 6 गुना कम होती है, g/6 होती है, जिसकी वजह से g जब कम होगा तो हाइट कॉमन सेंस की बात है वहां पे ज्यादा होगी, इट विल गेन, देयर इज मच लेस देन, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर इसकी हाइट ज्यादा होगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी इन्वॉल्व है, साइन ऑफ थीटा। साइन किस एंगल के लिए मैक्सिमम देता है, 90 के लिए। तो याद रखिएगा जब प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर लॉन्च किया जाएगा तो उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, वी आई स्क्वायर ओवर 2g एट 90। ये जुबानी याद रख लें, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करेगा तब तक जो टाइम होगा उसके पास, जब वो ग्राउंड को हिट कर लेगा तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टाइम टू हिट द ग्राउंड जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट इट विल बी इन एयर होगा,
तो उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। इसका रिलेशन हम एफएससी में बहुत दफा देख चुके हैं, टी इज इक्वल टू, इसे मैंने जान के 2 टाइम्स वी आई साइन थीटा ओवर जी लिखा, क्योंकि इसके 2 हिस्से होंगे। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल में हमारे पास 2 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा बनता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह देता हूं, और एक ऊपर से कहा जाए तो नीचे आने का सेकंड पार्ट कह सकता हूं। तो याद रखिएगा ऊपर जाने का जो टाइम है वो वही होगा तो ऊपर से नीचे आने का टाइम होगा, इसीलिए इट इज डबल ऑफ दैट। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को इधर आप कह सकते हैं द टाइम टू गो टू द हाईएस्ट पॉइंट और द टाइम टू कम बैक फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब इस रिलेशन के हवाले से छोटे से पॉइंट्स देख ले। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा देर हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। जी के साथ फिर इनवर्स रिलेशन आ गया, इसका मतलब मून पर वो ज्यादा देर वहां पर रहेगा क्योंकि जी की वैल्यू मून पर कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं पेपर में। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है। इसका रिलेशन आपके सामने हम सब ने बहुत दफा एफएससी में इसको प्रूव किया हुआ है। वी आई स्क्वायर साइन डबल एंगल आइडेंटिटी है साइन 2 ऑफ थीटा। क्लियर हो गए? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये हमारे पास छोटे से पॉइंट्स देख लें। रेंज का वेलोसिटी के साथ वी आई स्क्वायर, ये हाइट का भी ऐसा ही है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा कॉन्क्लूजन वही होगा कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी इनिशियल होगी रेंज उतनी ज्यादा होगी जी के साथ। फिर उसने इत्तेफाक इनवर्स ही रिलेशन है, इसका मतलब मून पर वो ज्यादा दूर जाएगा, ग्रेविटी जितनी कम होगी वो ज्यादा दूर जाके हिट करेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेंज के हवाले से आपसे शेयर कर लूँ। रेंज किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है? मैं कहता हूँ हर बच्चे को फिंगर टिप्स पे होता 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। 45 डिग्री पर आप जब भी लॉन्च करेंगे तो प्रोजेक्टाइल जो होगा, अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स को 10-15 जितने भी हैं सेम वेलोसिटी, क्या सेम वेलोसिटी से लॉन्च करें मगर डिफरेंट एंगल्स पर, तो याद रखिएगा किस एंगल के लिए रही वो सबसे दूर जाके गिरेगा, दैट इज 45 डिग्री। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस हवाले से। रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पर, क्या होगी? R इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूं। अगर मैं इसके साथ सिर्फ 2 लगा दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये जो चीज हमारे पास बन जाएगी, इट कैन कम आउट टू बी द हाइट। सो रेंज का हाइट से भी रिलेशन डेवलप हो सकता है। बहरहाल हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। रेंज मैक्सिमम होगी 45 पर, क्या होगी? दैट इज वी आई स्क्वायर ओवर जी। अगर एंगल 45 नहीं है फिर, और आपको बहुत सारे एंगल दिए गए, फॉर एग्जांपल 41 डिग्री दिया हुआ है, 42 डिग्री, 43, 47, 43, तो इन एंगल्स के लिए अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं तो इनमें से कौन सा एंगल है जिस पर अगर मैं प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूं तो रेंज कंपैरेटिवली मैक्सिमम होगी? तो इसका शॉर्टकट याद रखिएगा कि 45 पर मैक्सिमम है, तो फिर जो एंगल 45 के करीब होगा, उसके करीब तरीन होगा, उसकी रेंज बाकी सबसे ज्यादा होगी अगर सबकी वेलोसिटी सेम हो तब। तो आप देखिए 43 और 47, ये दोनों 43 2 डिग्री नीचे और 47 2 डिग्री ऊपर है। इसका मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है वो 45 से सेम है। इसका मतलब द बोथ विल हैव सेम रेंज बट ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ देम एट, बिकॉज द बोथ आर एट 2 डिग्री अवे फ्रॉम 45 डिग्री। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है पेपर में कि बताइए आपको एंगल दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इन में से किसके लिए रेंज मैक्सिमम होगी, और बच्चा फौरन से पहले है वहां पे 45 नहीं होता, नन ऑफ दीज भी लिखा होता है। तो याद रखिए आप नन ऑफ दीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप फिर ये देखकर फैसला करेंगे कि उनमें से कौन सा 45 के करीब है। इसका एक और शॉर्टकट बताता हूं, आप जुबानी याद कर सकते हैं। जब भी जिन 2 एंगल्स पर आपने लॉन्ग, अगर 2 एंगल्स को कंपेयर किया था, हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी साइड इंफॉर्मेशन भी है कि प्रोजेक्टाइल 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक को 30 पे लॉन्च किया गया, एक को 60 पर, किसकी रेंज ज्यादा होगी? अगर वेलोसिटी दोनों की सेम हो तो दोनों की रेंज सेम शो की गई है। उसकी वजह ये है जब भी दोनों एंगल्स का सम 90 के बराबर होगा, हम पढ़ते आए हैं ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों की रेंज हमेशा सेम होगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर एंगल एट θ1 जब एंगल 45 होता, मैं बात करूं मैक्सिमम रेंज की, एक बात याद रखिएगा उस वक्त से मुराद क्या है कि अगर मैं 45 पे लॉन्च करता हूं और प्रोजेक्टाइल मेरा एक खास रेंज पर चला जाता है और मैक्सिमम रेंज हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। सपोज करें ये हमारे पास है
100 मीटर। तो याद रखिएगा एंगल क्या था, मैंने भी आपसे शेयर किया, दैट वाज 45 डिग्री। तो उस वक्त ये जो हाइट होगी ना, दिस हाइट, उस वक्त ये जो हाइट होगी, दिस हाइट, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूं कि जब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाए, मैक्सिमम रेंज को अटेन करता है, तब उस वक्त की जो हाइट होती है, याद रखिएगा उस वक्त की जो रेंज होती है वो उस वक्त की हाइट से 4 गुना होती है, या हाइट जो होती है वो रेंज से 4 गुना कम हो जाती है। h इज इक्वल टू आ जाएगा r/4। सो इसका मतलब जब भी एंगल 45 डिग्री होगा, सपोज करें रेंज हमारे पास 100 मीटर है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट इससे 4 गुना कम होगी। आप 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपके पास 25 मीटर आ जाएगा। तो एक शॉर्टकट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगर एंगल थीटा 45 से बड़ा हो, तो याद रखिएगा रेंज डिक्रीज करने लग जाएगी और हाइट इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 76 डिग्री पर जाकर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। हमारी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है। तो पता ये चला कि 45 तक रेंज मैक्सिमम भी होगी और हाइट से 4 गुना बड़ी भी होगी। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 45 से एंगल इंक्रीज करेंगे, रेंज कम होने लग जाएगी, रेंज डिक्रीज करने लग जाएगी, हाइट इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन 76 तक याद रखिएगा रेंज बड़ी होगी। जो ही 76 पर हम पहुंचेंगे तो उस वक्त रेंज और हाइट आपस में बराबर हो चुके होंगे। और अब 76 से अगर मैं ऊपर जाता हूं तो याद रखिएगा रेंज छोटी होगी और हाइट उससे बड़ी होगी, हाइट विल बी ग्रेटर देन द रेंज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूं। लास्ट हमारा टॉपिक बैलिस्टिक मिसाइल, हम आप बुक से देखेंगे, इसको जस्ट रीडिंग कर लें। इट इज एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, जिसे आप एक दफा जब लॉन्च कर देते हैं तो आप इसकी डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस डिवीजन। आई होप सो दैट यू पीपल हैव लर्नड अ लॉट। प्रैक्टिस बुक से इस डिवीजन के हवाले से आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू मस्ट डू इट, as we know that practice makes a man perfect. Wish you best of luck। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 4 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विश यू बेस्ट ऑफ लक बच्चों।